दोस्तों नमस्कार। 2024 का लोकसभा चुनाव क्या फेक था? जीत क्या फर्जी थी? उस वक्त क्या वोटर जिस बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दे रहे थे उसमें वह वोटर थे ही नहीं जो वास्तव में वोटर हैं, या फिर इससे हटकर कई राज्यों में ठीक वैसा ही खेल हो गया जैसा बेंगलोर सेंट्रल के में विधानसभा की एक सीट महादेवपुरा में हुआ। महादेवपुरा का डाटा पूरा राहुल गांधी ने रखा है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, इस देश की 40 से ज्यादा सीटों पर अगर कई महादेवपुरा निकलकर सामने रख दिया जाए तो क्या होगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सिर्फ सवाल फर्जी वोट का नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई उस वोटर लिस्ट का है जिसमें फर्जी और अमान्य पता होते हैं, जिसमें फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल होता है, जिसमें डुप्लीकेट वोटर रेंगते हुए नजर आते हैं। एक ही एड्रेस पर कई वोटरों की संख्या खुलकर नजर आती है। तस्वीर भी ऐसी होती है जो दिखाई ना दे, यानी अमान्य तस्वीर। यह पूरा डाटा तो महादेवपुरा का निकलकर आया था, लेकिन सवाल अब उसके आगे की तैयारी का है। एक ऐसी तैयारी जो बिहार में वोट चोरी को लेकर चल रही यात्रा के बाद इस देश के सामने राहुल गांधी रखने की तैयारी कर रहे हैं। वो बिहार में इसके इंडिकेशन दे रहे हैं, तैयारी पूरी है। लेकिन एक सवाल हर जहन में होगा, इस देश के भीतर क्या वाकई इस देश के भीतर कई महादेवपुरा हैं? और कई महादेवपुरा के दायरे में तो एक झटके में कहीं वाराणसी की सीट भी तो नहीं आ रही है। वही वाराणसी जहां से पहली बार प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, और इसके बाद इस देश के भीतर जितना पैसा गंगा की सफाई को लेकर खर्च हुआ, उसके प्रचार में उस खर्च का तकरीबन 72% हिस्सा बह गया। तो गंगा तो जस की तस रह गई, लेकिन प्रचार खूब हुआ। बनारस का मतलब ही गंगा होता है, और गंगा का सवाल और मां गंगा का सवाल बनारस में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में रेंग रहा था? इसीलिए प्रधानमंत्री की जीत वहां पर क्या संदेह पैदा करती है, या फिर कांग्रेस अब उसकी जांच पड़ताल कर रही है? और ना सिर्फ बनारस बल्कि इस देश के भीतर में खास तौर से वह 4 राज्य जो गुजरात है, जो राजस्थान है, जो मध्य प्रदेश है, जो छत्तीसगढ़ है, यहां की कुल 91 लोकसभा सीटों में से 78 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती है। गुजरात में तो कमोवेश 26 में से 25 सीट, और मध्य प्रदेश में तो सभी सीट वो जीत जाती है। छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 10 सीट जीतती है। राजस्थान में पहली बार कुछ चोट लगी क्योंकि इससे पहले वो सभी सीट जीत गई थी। इस बार वह 25 में से 14 सीट जीत जाती है, और उसमें खास तौर से जयपुर ग्रामीण की सीट ने सबको चौंका दिया। जांच उसकी भी हो रही है। बिल्कुल महादेवपुरा मॉडल है क्या ये? और यह सवाल वाकई बड़ा है कि जिस तर्ज पर गुजरात में लगातार जीत बीजेपी को मिलती रही है, तो गुजरात मॉडल क्या वाकई चुनावी मॉडल है जिसका जिक्र खुले तौर पर राहुल गांधी अब करने से कतरा नहीं रहे हैं कि दरअसल यह कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं बल्कि यह वोट चोरी का मॉडल है? अगर यह परिस्थितियों के बीच चीजें फंस रही हैं तो क्या गुजरात मॉडल इस देश में तब्दील हो गया और गुजरात मॉडल से निकलकर वाराणसी में भी वही चीज सामने आ गई? सुन लीजिए पहले। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। तो जांच क्या गुजरात मॉडल के भीतर गुजरात की भी होनी है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 21वीं सदी चल रही है, और इस सदी में गुजरात में कांग्रेस जीत नहीं पाई है। बरसों बरस से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जीत मिलती रही है। वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा में तो कमाल हो गया। हर वक्त सारी सीटों पर बीजेपी जीतती चली गई, और इस देश ने मान लिया कि गुजरात मॉडल गजब का है। कभी राजकोट की तमाम सीट बीजेपी जीत गई, कहीं पर
जिक्र जब दूसरा आया तो उसमें अहमदाबाद की सीट और गांधीनगर की सीट पर भी काबिज हो गई। राजकोट के बाद सवाल सूरत का निकला तो सूरत में भी वह तमाम सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। यह सवाल कहीं ना कहीं अब उन सबूतों के साथ दस्तावेजों के आधार पर जुड़ चुका है जिसकी शुरुआत महादेवपुरा से हुई है। और यहां यह समझने की जरूरत है कि महादेवपुरा में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा के भीतर, 7 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में से महादेवपुरा सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और जो जीत हासिल होती है बीजेपी को, उस जीत से ज्यादा बड़ा मार्जिन अपने तौर पर सिर्फ एक विधानसभा की सीट पर बेंगलोर सेंट्रल में बीजेपी को मिल जाता है, वो जीत जाती है। महादेवपुरा में बीजेपी को 2,29,632 वोट मिले थे, कांग्रेस को 1,15,586 वोट मिले, यानी लीड 1,14,046 वोट की। लेकिन सिर्फ इस इलाके में जब परखा गया वोटों को तो वोटों में गड़बड़ी 1,02,50 वोटों में मिली। अब इसी प्रक्रिया को अगर आप गुजरात मॉडल के भीतर ले जाएंगे तो बहुत सारी सीटें सूरत के भीतर विधानसभा की, बहुत सारी सीटें विधानसभा की राजकोट की, अहमदाबाद की, गांधीनगर की, ये तमाम परिस्थितियों की जांच विधानसभा को भी दायरे में लाकर अब जांच की प्रक्रिया में शुरू हो चुकी है। और खुद गुजरात के भीतर अगर सारी सीट लोकसभा की जीत रही और गुजरात मॉडल यही है, लेकिन महादेवपुरा की जांच ने जब बतलाया कि दरअसल इस मॉडल के भीतर आपको घुसना होगा, तभी लोकसभा के भीतर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया गया और नया सवाल उससे उठकर बनारस तक पहुंच चुका है। वाराणसी में सिर्फ 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय से। अजय राय को वोट मिले थे 4,60,457 और नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार थे 6,12,970 वोट मिले। कुल यहां पर लगभग 20 लाख वोटर हैं, 19,97,000 वोटर, जो पिछली बार की तुलना में यानी 2019 में जो चुनाव हुआ था उससे तकरीबन 1.5 लाख वोटरों की तादाद बढ़ गई इन 5 वर्षों में। सही है, लेकिन अगला सवाल सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो वाराणसी के भीतर अलग अलग विधानसभा की जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं उसमें रोहनिया है, वाराणसी नॉर्थ है, वाराणसी साउथ है, वाराणसी कैंटोनमेंट है और सेवापुरी है। और जो जांच की प्रक्रिया है वो बता रही है कि दरअसल 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लीड करते हैं, बाकी जगहों पर स्थिति नाजुक हो जाती है। अगर ऐसी परिस्थिति में अगर उस जगह पे जहां पे लीड कर रहे हैं वहां पर अगर एक ही एड्रेस पर कितने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तक कहने से नहीं चूक रहा है कि अगर एड्रेस में पता नंबर 0 लगा है तो वह भी चल जाएगा, तब तो गजब की स्थिति है, क्योंकि 0 का मतलब यह होता है कि कोई घर ही नहीं है। और महादेवपुरा के पूरे मॉडल ने बतला दिया कि इस तरीके के फर्जी और अमान्य पता के दायरे में 1-2 हजार नहीं 40,000 वोटर रहे। और जो फॉर्म 6 का गलत प्रयोग होता है, जो पहली बार वोटर बनता है, उसके दायरे में 33,692 वोटर महादेवपुरा में गलत हुए। यही हालत डुप्लीकेट वोटर की थी, लगभग 11,000 से ज्यादा। एक ही एड्रेस पर रहने वाले जो लोग थे सैकड़ों की तादाद में, उस सबको जोड़ा गया था वो 10,000 पार थे, 10,452 थे। ये सारे सवाल एक झटके में वाराणसी से लेकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक पहुंच चुके हैं और इसके दायरे में अब बिहार और महाराष्ट्र भी है। यानी एक लंबी प्रक्रिया के तहत इस देश में 1-2 नहीं 40 से ज्यादा महादेवपुरा हैं क्या? यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि महादेवपुरा की जांच जो निकलकर इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ ही सामने आई, उस पर कोई प्रतिक्रिया इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को देखेगा या नहीं देखेगा। और उस दौर को अगर याद कीजिएगा तो बीजेपी ने भी अपने तौर पर सिवाय इसके कि आप एक संवैधानिक संस्था पे अटैक करते हैं, इससे अलावे कोई बड़ी प्रतिक्रिया इस रूप में नहीं दी कि जो डॉक्यूमेंट हैं उसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो क्या वाकई इस देश के भीतर सैकड़ों महादेवपुरा हैं और 2024 का पूरा चुनाव ही क्या इसी तर्ज पर हुआ?
और खुद प्रधानमंत्री की सीट वाराणसी में अभी अगर ऐसा हुआ, क्योंकि यह स्थिति जांच की प्रक्रिया में जयपुर ग्रामीण में भी ले गई, वहां पर भी एक महादेवपुरा है, इसी तरीके का मार्जिन है। यह स्थिति इस देश के भीतर शायद सबसे खतरनाक परिस्थितियों, और अब इसका खुला जिक्र सबूतों के साथ रखने का राहुल गांधी अपनी बिहार यात्रा में करने लगे हैं। हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। और अच्छी तरह बीजेपी के लोग जो ज्यादा चिल्ला रहे हैं ना, आप अच्छी तरह सुन लो। हमने अभी सिर्फ कर्नाटक का सबूत दिया है। हम आने वाले समय में लोकसभा का सबूत देंगे, हरियाणा का सबूत देंगे, बाकी प्रदेशों का सबूत देंगे, और यह साबित कर देंगे कि बीजेपी आरएसएस वोट चोरी कर कर चुनाव जीतती है। तो एक दो नहीं बल्कि 40 महादेवपुरा इस देश के भीतर से अगर निकल कर आ गए, और जिन सबूतों को लगातार टटोलने का जिक्र कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी खुलकर अब बताने लगे हैं, जल्द ही सारे सबूत आएंगे। ये मैसेज भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों को लेकर शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो इस देश का इलेक्शन कमीशन है, वो भारत सरकार के तहत नहीं। और इसका एक बार जिक्र खुले तौर पर टीएन शेषन ने भी किया था कि वो भारत सरकार के चुनाव आयुक्त नहीं है, बल्कि वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस देश को लेकर है। तो क्या चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बीजेपी को लेकर है, सिर्फ सत्ता को लेकर है, सत्ताधारी पार्टी को लेकर है, सरकार को लेकर है? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस दौर में चुनाव आयोग की साख गुजरात मॉडल के भीतर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम को लेकर भी सामने आई, जिन नामों को लेकर बिहार के भीतर जो पॉलिटिकल पार्टी चल रही थी, उसमें सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया, बिहार के भीतर रद्द कर दिया गया। लेकिन गुजरात के भीतर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, और इसमें हमने जो जानकारी हासिल की उसमें एक पार्टी जिसका नाम है लोकशाही सत्ता पार्टी। अब लोकशाही सत्ता पार्टी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वह अहमदाबाद के भीतर है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस आपको दिखाना होता है पंचवटी बोरदिया, जो राम जी मंदिर के करीब है बावला में, वो अहमदाबाद में आता है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर सुरेंद्र नगर में है। सुरेंद्र नगर के खोड़िया नगर अपोजिट मामला टडार ऑफिस, चोटिला नियर नेशनल हाईवे नंबर 8, चोटिला डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र नगर। अब यह पार्टी सुरेंद्र नगर से ही 2024 का चुनाव नहीं लड़ती है, वहां से एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी वह चुनाव लड़ती जरूर है। लेकिन यह नाम हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको चंदा खूब मिलता है, पैसा खूब मिलता है, और पैसा जो मिलता है उसमें लगभग 4,300 करोड़ रुपए चंदा, उसमें लोकशाही सत्ता पार्टी जो है उसको सबसे ज्यादा 1,500 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिलता है। वो दिखाती है कि लगभग 1,300 करोड़ खर्च भी हो गया। यानी एक अजीबोगरीब स्थिति है। कैंडिडेट उनके अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां पर ऑफिस है वहां से उम्मीदवार नहीं है। हालांकि कुछ उम्मीदवारों को अलग अलग जगहों से खड़ा जरूर किया गया, लेकिन गुजरात के भीतर की 10 पॉलिटिकल पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी, मानवाधिकार नेशनल पार्टी, जनमन पार्टी, स्वराष्ट्र जनता पक्ष, भारतीय जन परिषद, सत्यवादी रक्षक पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, लोकशाही सत्ता पार्टी, इन सब को मिला के 4,300 करोड़ रुपए पॉलिटिकल चंदे के तौर पर मिलते हैं। ये खर्च जितना करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ऑडिट में दिखाते हैं कि 3,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर जांच जब करता है तो 39 लाख रुपए सामने आते हैं। यानी ये एक परिस्थिति है इस देश के भीतर इलेक्शन कमीशन के गुजरात मॉडल की। यानी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का गुजरात मॉडल नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का भी गुजरात मॉडल के तौर पर सामने आ रहा है। और गुजरात में बीजेपी की जीत, गुजरात
के नेता के तौर पर पहचान प्रधानमंत्री मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की। और इसीलिए अमित शाह ने एक बार जब यह कहा कि अब आप हमें कभी हरा नहीं पाइएगा, आपने बहुत दिन सत्ता भोग ली, कांग्रेस 60 बरस तक रही, तो हम भी 40-50 बरस तो रहेंगे ही। इस बात का जिक्र करते हुए अब गुजरात मॉडल के नए चेहरे को राहुल गांधी अपनी यात्रा के वक्त बताते भी चल रहे हैं। सुन लीजिए, देख लीजिए, पहले से पता होता है चुनाव कैसे जीतेंगे और अब कोई हरा नहीं पाएगा। जनता मायने नहीं, मुद्दे मायने नहीं, वोटर मायने नहीं। सुनिए जरा। पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। तो क्या गुजरात मॉडल की इस तस्वीर को देश के गृह मंत्री अमित शाह बाखूबी समझते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं, और शायद ये एक पूरा मॉडल ऐसी प्रक्रिया में लाकर पिरामिड की तरह बीजेपी और संघ के भीतर खड़ा हो जाता है, जिसके टिप पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी बीजेपी और संघ परिवार को उसी हिसाब से चलाने में लग जाते हैं। पार्टी के भीतर कोई नेता यह महसूस ही नहीं कर पाता है कि वो अपने काम के बूते जीत पाया है। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो लाडली बहना लेकर आते हैं, खूब मशक्कत करते हैं, गली गली घूमते हैं, वोट इकट्ठे करते हैं, बीजेपी को जिता देते हैं, बरसों बरस से जीत रहे थे, लेकिन एक झटके में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती और वो इस देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। यानी जो प्रभाव किसी नेता का उभर कर बीजेपी के भीतर से सामने भी आ रहा हो, उसको भी इस मॉडल के तहत ध्वस्त कर दिया जाता है। और शिवराज सिंह चौहान एक बेहतरीन उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे चली गई। एक बेहतरीन उदाहरण वसुंधरा राजे सिंधिया भी है। जितनी भी मशक्कत की, जो भी मशक्कत की, और कोई भी नेता सामने आया या नहीं आया, दिल्ली से तय हुआ ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे। ये पहले कुर्सी लगाते थे, वो पहले दरी बिछाते थे, ये छोटे नेता हैं, अभी युवा हैं, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नेता में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यानी सब कुछ एक सस्पेंस की तर्ज पर इस मॉडल ने बाखूबी इस तरीके से देश के सामने रख दिया, जहां पर बीजेपी के पुराने नेता भी हतप्रद रह गए। नितिन गडकरी हैरान परेशान, पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2014 में तो रैली में जब बैठे थे कस्तूरबा गांधी मैदान में, वहां पर उस वक्त मंच से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, लेकिन जिक्र नितिन गडकरी का नहीं करते हैं। देवेंद्र फडणवीस प्रिय हो जाते हैं, वो लगातार अपने सबसे करीब मानते हैं, लेकिन एक झटके में जब विधानसभा के चुनाव 2024 में आते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि फडणवीस उस दिशा में जाएं। फडणवीस संघ के बदौलत मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, तो अब उनसे रूठ जाते हैं। तो एक तनाव दिल्ली और मुंबई के बीच में, दूसरा तनाव दिल्ली और लखनऊ के बीच में। यानी यह मॉडल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि व्यक्ति एक ही रहेगा, चेहरा एक ही रहेगा, कामकाज की सारी लगाम एक ही हाथ में रहेगी। और इस दायरे को सरकार और गवर्नेंस के तौर पर मत देखिए, बल्कि इस देश के इंस्टीट्यूशंस के दायरे को भी समझने की अब कोशिश करनी होगी। जब चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर फैक्ट्स के साथ, इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट के साथ राहुल गांधी जिन परिस्थिति को रख रहे हैं, और अब जो जिक्र वो कर रहे हैं कि सबूतों के साथ सारी चीजें सामने आएंगी, और लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, अन्य राज्यों के भीतर का सच, और होते होते बात वाराणसी तक भी जा रही है।
क्योंकि वाराणसी में सिर्फ वोट का खेल 75 से 80 हजार का खेल है। अगर 75 से 80 हजार वोट मिल जाते अजय राय को, या 75 से 80 हजार वोट दूसरी तरफ कम हो जाते प्रधानमंत्री मोदी के, तो फिर एक झटके में चुनाव परिणाम बदल जाता और प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नहीं हो पाते क्योंकि चुनाव हार गए। तो कैसे बनेंगे? अब सवाल है कि जो गुजरात का पूरा मॉडल है, वो मॉडल अगर रोहानिया और सेवापुरी और कैंटोनमेंट के इलाके में उल्टा पड़ गया तो बाकी जगहों पर कैसा हो गया? ये परिस्थितियां शायद इस देश की मौजूदा चुनी हुई सरकार को लेकर तीन बड़े सवाल खड़ा कर रही है। 2024 का चुनाव अगर इसी तर्ज पे लड़ा गया और कई नहीं बल्कि 40 से ज्यादा महादेव पूरा इस देश के भीतर है जिन्होंने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया, तो एक झटके में अगला सवाल यह भी है कि उस गद्दी के जरिए इस देश की इकोनॉमिक मॉडल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस देश के भीतर जो कॉरपोरेट वार और कॉरपोरेट वर्सेस सत्ता का वार नई दिशा से तय हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिस टैरिफ वार में भारत फंसा है और जिस तरीके से उसने अब गोलपोस्ट बदल लिया है और तौर तरीके अपने बदल लिए, वो चीन के नजदीक आ चुका है, उसी चीन के नजदीक जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ खड़ा था। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और इस देश के भीतर अब नई टैरिफ की प्रक्रिया में जो लाखों रोजगार जा रहे हैं, यहां तक कि गुजरात के भीतर सूरत तो डायमंड और टेक्सटाइल के तौर पे जाना जाता है, वहां पर हजारों हजार लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? यानी एक पॉलिसी डिसीजन इस देश के भीतर क्या सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है, गद्दी बचाने के लिए है, या इस देश के लोगों को मौका देना है कि हमारी यह पॉलिसी है, आप हमें चुनिए या ना चुनिए, यह चुनाव में तय होगा, लेकिन जब चुनावी प्रक्रिया में भी हम ही चुनेंगे खुद को और हम ही तय करेंगे, तो फिर वोटर और जनता करे क्या? दरअसल इस शून्यता के आगे मौजूदा वक्त में भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियां ठहर सी गई है और उसी में सेंध लगाने के लिए जो दृश्य दिन हो या रात जो बिहार में नजर आ रहा है, एक तस्वीर देखिए, यह रात की तस्वीर है। ऐसी तस्वीरें बतलाती हैं कि लोगों के भीतर मौजूदा वक्त में मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर, चुनाव को लेकर, अपने वोट को लेकर और इन सब से जुड़े हुए वो सारे मुद्दे जिसे वह बरसों बरस से उठा रहे हैं और बरसों बरस से मौजूदा राजनीतिक सत्ता वादा कर रही है, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, आय भी दुगनी हो जाएगी, कोई बेरोजगार भी नहीं बचेगा। गजब की परिस्थितियों के बीच ऐसी हैरत भरी लोकतांत्रिक परिस्थितियां इससे पहले देश में कभी नहीं थी और शायद इसीलिए बिहार बदलाव के लिए जाता है और वही बदलाव सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है, एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या बिहार इस देश में कर पाएगा? सवाल यह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।